कमला जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी दीजिएगा। अरे अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 15,000 रुपए चाहिए थे। पिताजी, आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयरिंग करवानी है। अच्छा ठीक है, कमला जरा चाबी तो देना। कमला जी अपनी कमर से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती हैं। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 चाहिए, जरा दीजिएगा तो। मेरी सैलरी नहीं आई है अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस जरूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप कर जाते थे कि क्या फर्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे। वैसे तो राम प्रकाश जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर राम प्रकाश जी ठहाका लगाकर हंसते थे। कमला जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, परंतु राम प्रकाश जी नहीं मानते। अरे कमला, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान है, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर, अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं तो पराये घर से आई हैं, और वैसे आपसे ज्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छी से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए कमला जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में राम प्रकाश जी चुटकी बजाते हुए उनकी विचारशीलता के क्रम को भंग कर दिया। कमला जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। राम प्रकाश जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूं? राम प्रकाश जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे, मैं राजू को आवाज देती हूँ, वह बना देगा। दरअसल कमला जी ने रसोई घर और घर के दूसरे कामों के लिए 16-17 साल का नौकर राजू को रखा हुआ था, ताकि बहुओं के ऊपर काम का बोझ न पड़े, और इस उम्र में वे खुद भी तो ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। कमला जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, जो खुद बनाएंगे? श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए राम प्रकाश जी रसोई में जा करके चाय बनाने लगे। तो इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए राम प्रकाश जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को कमला जी और राम प्रकाश जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। कमला जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें राम प्रकाश जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला, पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नजर लग जाती है। अभी थोड़ी दूर ही निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो कमला जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने तुरंत ही राम प्रकाश जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि राम प्रकाश जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सुनते ही कमला जी ड्रिप उतार कर एक तरफ फेंकती हैं। चोटें लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द भी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे, और कमला जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ राम प्रकाश जी का प्यार भरी बातें उनके कानों में गूंज रही थी। राम प्रकाश जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर कमला जी उन्हें देखती ही रह गई। कुछ देर पहले जो राम प्रकाश जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वह हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। कमला जी खुद को संभाल ना सकी। उठिए ना, देखिए, आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी, आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं।
अब आप ही इस तरह से हम मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते कमला जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफी कमजोरी आ गई थी। कमला जी को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। राम प्रकाश जी की चिंता ही कमला जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए कमला जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि किसी को आवाज आई, बड़ी माँ। आंखें खोल कर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। कमला जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। कमला जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, बस सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं तो आपका हालचाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर कमला जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई, बोली, कमला जी आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें राम प्रकाश जी के पास ले गया। राम प्रकाश जी होश में तो थे परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर कमला जी का दर्द और चिंता से भर गया, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेट कर राम प्रकाश जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वह दोनों घर तो आ गए, लेकिन राम प्रकाश जी अब भी व्हील चेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे कमला जी और राम प्रकाश जी की जिंदगी ही पलट गई हो। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वह दोनों अब उपेक्षा की नजरों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। राम प्रकाश जी की दवा पानी सब कमला जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया था तो कमला जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही है, हम किटी पार्टी भी नहीं जा पाए हैं। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी कमला जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती। माँ जी कितना भी खर्च कर लो, बाबूजी तो अब ठीक होने वाले हैं नहीं, तो थोड़ा सोच समझ कर खर्च किया करिए। इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। मन ही मन वो जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की चली गटी सुनकर जब कमला जी कमरे में आई तो देखा राम प्रकाश जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राम प्रकाश जी कमला जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन कमला जी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए कमला जी बोली। राजू जो पास में ही खड़ा था सब बातें सुन रहा था। कमला जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। यह बात सुनते ही कमला जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? कमला जी थोड़ा संकुचाते हुए बोली। बहुएं तो जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को, माँ जी आप तो पैसा उड़ाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसे को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू की बेशर्मी भरा जवाब सुनकर कमला जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन कमला जी जब सोकर उठी तो देखा राम प्रकाश जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता है
घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बाबूजी अब काम धाम छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं है, हम लोग नौकरी पेशा हैं, इतना समय नहीं होता है हमारे पास कि फालतू के काम करते रहें। राजू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए बाबूजी को लेकर। कमला जी अपमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय बोलना उचित नहीं समझा। इतने में राजू ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर आया हूँ। जाते हुए कमला जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं दवा और फल लाने के लिए। मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन कमला जी और राम प्रकाश जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में कमला जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से ज्यादा ख्याल रखा। तब राजू बोला, बड़ी माँ मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे। मेरी दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब वह भी चल बसे। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। राजू की आंखों सजल हो उठी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने राम प्रकाश जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताए। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवा कर राजू दवाइयाँ, फल और जरूरी सामान ले आया। राजू उनके खाने पीने का खास ध्यान रखता। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हाल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा नहीं है और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए और सामने देखा तो चौंक से गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और राम प्रकाश जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, हमारी श्रीमती जी का आज जन्मदिन है। उसी ऑफर पर यह सारा इंतजार किया गया है। आज हमने कहते हुए राम प्रकाश जी ने कमला जी के साथ केक काटा। कमला जी को एक गिफ्ट बैग उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज दिए देता हूँ। राम प्रकाश जी अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यहाँ है मेरे वकील दोस्त दामोदर जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है। और यह है दीनदयाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। राम प्रकाश जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि आज उन्हें रोकने की। राम प्रकाश जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपने दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से राजू का हुक्म होगा, वहीं पर मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोती के नाम जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान मैं खरीदूंगा, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे। और मेरा पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब राम प्रकाश जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं।
शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं कब का इस दुनिया से कूच कर गया होता अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ, तब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और राजू की ही सेवा का फल है जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ राजू ने ही निभाया है। पिताजी वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर राम प्रकाश जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे। मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बेटे बहुए माँ जी के चरणों में गिर पड़े और बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं और फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीदें थी, लेकिन कमला जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं आई जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहू भौचक्के हो गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में राम प्रकाश जी ने लिखा था। बेटों और बहू को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे। दोस्तों, क्या राम प्रकाश जी ने जो किया वो सही किया या गलत किया? कृपया अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।